हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। क्लास 11 का वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर वी हैव, और इस चैप्टर में बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आती है। सेशन 1 इसका नाम रखा है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का बेसिकली हम मेथड के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो सेशन 2 होगा उसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में फर्दर बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? गुड्स जो आप परचेज करते हो, जिसमें आप डील करते हो, दैट इज द मेन पर्पस इज टू परचेज फॉर रीसेल। लेकिन एसेट जब आप खरीदते हो तो इसमें आप डील नहीं कर रहे होते हो, तो इसको रीसेल का पर्पस नहीं होता है। ये टेंजिबल नेचर का होता है, ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है। ये रेवेन्यू नेचर का होता है बिकॉज डे टू डे बेसिस पे आप करते हो, और ये जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये डे टू डे बेसिस पे नहीं होता है। तो ये रेवेन्यू नेचर का साइट हो गया और ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो गया। लेट्स हैव फ्यू एग्जांपल। जैसे गुड्स परचेज हम करते हैं तो ये हमारा बेसिकली रेवेन्यू नेचर का हो गया और गुड्स का एग्जांपल हो गया। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, और कुछ भी परचेज कर लिया, मोटर व्हीकल परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर लिया, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मैं इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंस है फॉर असर्टेनिंग द ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिकॉज जब भी आपने फाइनल अकाउंट्स करा उस टाइम में जो ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आप समझो, तो बहुत सिंपल सी बात ये होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। टोटल एक्सपेंडिचर मैंने से I mean revenue expenditure should be subtracted from the revenue income in order to ascertain the true amount of net profit or net loss. Depreciation is very good example of expenses. तो depreciation आप जब उसमें चार्ज करोगे तभी आप ascertain कर सकते हो true amount of profit and loss of the business. नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका ये करेक्ट बताता है। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब है जो फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मशीनरी की वैल्यू 1,00,000 रुपए की है, जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीनरी वुड बी 1,00,000, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द यूजेस द वैल्यू कम्स डाउन टू 90,000। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन में भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपने 1,00,000 नहीं दिखाना है, 1,00,000 माइनस 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको 90,000 दिखाता है। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी भी बताता है। नेक्स्ट है टू अवॉइड एक्सेस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में भी आप अवॉइड करते हो। बेसिकली आपने डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, तो जब आपकी एक्सपेंसेस हायर होती है तो आपकी नेट प्रॉफिट क्या होगी? कम होगी, एंड आपको फिर उस टाइम में एक्सेस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। डेप्रिसिएशन होता क्या है? सो इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस और वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल एक्सटर्नल रीजन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरनल में क्या हो सकता है? जैसे वेयर एंड टेयर हो गया, पैसेज ऑफ टाइम हो गया। एक्सटर्नल रीजन में क्या हो गया? जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया और चेंज इन फैशन हो गया। इससे भी आपकी डेप्रिसिएशन में बहुत फर्क पड़ता है। तो इसको मैंने इंटरनल में वेयर एंड टेयर को ले लिया है और पैसेज ऑफ टाइम को ले लिया है, और एक्सटर्नल में मैंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और चेंज इन फैशन को मैंने कंसिडर कर लिया है। अब इसमें मेथड जो बनते हैं बच्चे, दो मेथड बनते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड काफी सारे हैं लेकिन क्लास 11th में आपको सिर्फ दो मेथड पढ़ाई होता है। तो पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और हर चीज का नाम का एक पर्पस है। जैसे अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड on the original cost of the assets from the beginning till the last working day of the assets। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। सिमिलर अमाउंट के डेप्रिसिएशन को ईयर आफ्टर ईयर चार्ज करते हैं, इसलिए हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर मेथड का जो अलग अलग नाम दिया हुआ है, हर नाम का एक कुछ ना कुछ पर्पस यहां होगा। नेक्स्ट है इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन की, वो फॉर्मूला दो मेथड से करते हैं, आई मीन दो अप्रोचेस हैं। पहला है परसेंटेज मेथड एंड दूसरा है स्क्रैप वैल्यू मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है, ये हम बाद में कुछ क्वेश्चन के थ्रू से एग्जांपल में समझेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू गिवन परसेंटेज अपॉन 100। अब व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? तो जिस कॉस्ट पे आप
एसेट्स को परचेज करते हो टिल द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन व्हाटएवर एडिशनल यू पे, सो ऑल द एडिशनल एक्सपेंडिचर हैज टू बी एडेड विद द कॉस्ट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीद ली, आपने उसके ऊपर 10,000 का इंपोर्ट ड्यूटी लगा लिया, 10,000 का फिर से एडिशनली आपने उसके ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा दिया, एंड 5,000 उस पर मिसलिनियस आपने खर्च कर दिया। तो ये टोटल जो होगा 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस मिसलिनियस ऑफ 5,000, 125 की ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी इनटू गिवन परसेंटेज अपॉन 100। स्क्रैप वैल्यू को हम ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको हम वैल्यू एट द एंड भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड इकोनॉमी लाइफ, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू हो, उससे परसेंटेज निकालना हो, ये भी हम समझेंगे कि कैसे इसको हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ठीक है जी। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और हम इसको ये गलती से फिक्स इंस्टॉल मेथड आ गया, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम इसको बोलते हैं। So under this method, the amount of depreciation we charge on the reducing balance of the assets. ठीक है, तो इसका जो होगा बड़ा सिंपल सा होगा, डेप्रिसिएशन वैसे ही चार्ज करने वाले हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन हर साल एक नए वैल्यू, एक रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर में हम चार्ज करने वाले हैं। फॉर्मूला वही है पहले साल के लिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू गिवन परसेंटेज अपॉन 100। मैंने यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स को, जो मैंने ओरली आपको पिछली स्लाइड में समझाया, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ एसेट जो परचेज करते हो एंड एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर टिल द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, आप जो पे करते हो वो उसकी कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड हो जाता है, और ये दोनों सम अप करके ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब इसी को सिर्फ जर्नल एंट्रीज लेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको कि ये सेशन 1 है हमारा, तो सेशन 1 में हम विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हम समझ रहे हैं। सेशन 2 जो होगा उसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन वाला समझेंगे। तो इसमें मैंने एज्यूम करा है, और ये सेशन जो हमारा पहला है, तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, वो हम समझ रहे हैं। देखो, जब एसेट परचेज करोगे तो एंट्री क्या हो सकती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर। डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। When depreciation is transferred to profit and loss account, entry should be profit and loss account debit to depreciation account. And when the assets are being sold, so the entry should be cash oblique bank oblique debtor account debit to assets account. When there is a profit on sale of assets, तो इसका होगा assets account debit to profit and loss account. When there is a loss on sale of assets, तो इसका होगा profit and loss account debit to the assets account. देखो, profit होगा तो assets की वैल्यू बढ़ेगी, so that is the logic why assets account debit to profit and loss account. और जब हम लॉस में बेचेंगे तो हमारे पास एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होगी, और आपको पता है जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, और जब कम होगी तो उसकी वैल्यू हम क्रेडिट करेंगे, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने पहला क्वेश्चन लिया इसमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज और सेकंड हैंड purchase a second hand machine for rupees 96,000, spent rupees 24,000 on its installation, repairs and installation. Estimated useful life of machine is 4 years. Estimated residual value is 72,000. तो इस कंडीशन में, in order to ascertain the annual depreciation, the formula would be original cost of assets minus scrap value upon number of estimated economy life. अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड इकोनॉमी लाइफ। तो यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट जो हमारे पास है वो 120 आ गया। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो सेकंड हैंड मशीन हमने खरीदी है उसमें कितना खर्च कर दिया हमने, 96,000 का, एंड वी हैव स्पेंट 24,000 ऑन दिस। तो हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट आ गई वो 120 की आ गई है, एंड इन्होंने बोला है कि आफ्टर 4 इयर्स इसकी वैल्यू 72,000 की हो जानी है। तो 72,000 यहाँ से हम स्क्रैप वैल्यू के नाम पे डिडक्ट कर देंगे, and the number estimated economy life is 4. So 120 minus 72 will give you 48,000. 48,000 divided by 4 will give you 12,000. So basically जो पूरे हर साल depreciation आपको चार्ज करना है वो 12,000 के ही चार्ज करना है। Alright. अब इसमें बहुत सिंपल है। Now you might have a question कि सर 72,000 क्यों रिड्यूस कर दिया आपने? देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमने
जो एसेट परचेज करा तो उसमें हमने कितने पैसे लगाए थे 120, एंड आफ्टर 4 इयर्स जब इसको हम सेल करेंगे तो हमारे को कितना वापस मिल जाएगा 72,000। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 48,000 का एक्चुअल लॉस हुआ है इन 4 इयर्स में यूज करने के टाइम। दैट इज डिवाइड बाय 4, क्योंकि हम एक साल में तो लॉस नहीं कर रहे हैं, इसको 4 साल यूज करने के बाद लॉस कर रहे हैं, तो एवरी ईयर हैज अ लॉस ऑफ 12,000 पर ईयर। अब इसमें समझो कि सपोज ये हमने स्क्रैप वैल्यू मेथड से करा और इसको मुझे परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो देखो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 12,000 रुपए का हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना हो गया 1,20,000 रुपए का हो गया इनटू 100। तो आप देख सकते हो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 12 ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि 10% depreciation should be calculated on this value. I hope you understand. Now, second question is, on 1st April 2017, a limited company purchased a machine for rupees 190 and spent rupees 10,000 on its installation. At the date of purchases, it was estimated that the scrap value of the machine would be 50,000 at the end of 6th year. तो इसमें हमें थोड़ा सा अकाउंट भी बनाने के लिए इन्होंने बोला कि इसमें गिव अ मशीन अकाउंट, हमें 4 इयर्स का अकाउंट भी बना के दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट्स हम क्रिएट कर लें। वर्किंग नोट्स के लिए हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड इकोनॉमी लाइफ। तो देखो हमने खरीदा कितने में, 190 का हमने मशीन की कॉस्ट थी और स्पेंट हमने 10,000 पे कर दिया। इसका मतलब हमने 2 लाख रुपीज स्पेंड करे हैं। तो 2 लाख was the original cost of assets. Scrap value is 50,000 and ये 6 years के uses में है, तो 2 लाख minus 50,000 divided by 6 will give you 25,000 का depreciation per year. Alright? अब इन्होंने बोला है कि मशीन का अकाउंट करके बताओ, fair enough? तो मशीन का अकाउंट हम एक बार इसको यहां सॉल्व करके देखते हैं। तो मशीनरी का अकाउंट आपने यहां बना लिया। तो इसमें हम देखें बड़ा सिंपल सा है। हमने 2017 में 1 अप्रैल को हमने एक मशीन खरीद ली, तो हमने यहाँ क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट करके ये हमने यहाँ वैल्यू लिख दी। एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें तो यहाँ आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कितना है 190 प्लस 10,000 का, 190 प्लस 10,000 का जो है वो वैल्यू है। तो इसमें 190 प्लस 10,000 आपकी वैल्यू है, तो इसमें 2 लाख का आपके पास वैल्यू आ गया। तो टू बैंक अकाउंट करके आपने यहाँ कितना लिख दिया, 2 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। और हमारी जो बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को क्लोज हो रही है। तो 2017 से जो स्टार्ट हुआ 2018 में 31 मार्च में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके और यहां आ जाएगा आपके पास 25,000 का वैल्यू। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द प्राइस और वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। तो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन करके देखो 2 लाख का वैल्यू था, डेप्रिशिएट 25 से करा तो ये हो गया 1,75,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 लाख रुपीस का। ऑलराइट, इसी तरह हम 4 साल का इन्होंने बोला, तो 4 साल में इसी तरह से हमें दिखाएंगे। मैं यहाँ 2 साल का करके आपको बताता हूँ, सिमिलर आपको 3rd ईयर के लिए भी रिपीट करना पड़ेगा। तो 2018 1 अप्रैल को हमने यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन करा, तो यहाँ हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके और यहाँ हमें वैल्यू यहाँ से लिखना है 1,75,000 रुपीज का। 2018 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा वो 2019 31 मार्च में
आप यहाँ देखेंगे कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके और यहाँ हमने 25,000 रुपीज फिर से लिख दिया। फिर यहाँ हमारे पास बाय बैलेंस कैरिड ऑन करके और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। एक साल का हम और दिखा लेते हैं, ऑल्दो यहाँ 4 इयर्स के लिए बोला है, ये 4 इयर्स के लिए, लेकिन इसको मैंने सपोज चेंज करके 3 इयर्स ही कर लिया, स्पेस कम है हमारे पास। तो यहाँ 2019 1 अप्रैल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,50,000 रुपए की। और 2019 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है वो 2020 31 मार्च को फिर से हम यहाँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके और यहाँ फिर से 25,000 रुपीज हम लिख देंगे। इसके साथ साथ बाय बैलेंस कैरिड ऑन करके हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। सिंस हमने ये इसको करेक्शन कर लिया क्वेश्चन में कि 3 इयर्स का ही बना रहे हैं, तो हमने बस यहाँ लास्ट 3rd ईयर का बना के, लेकिन क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म नहीं होगी क्योंकि ये भी नॉर्मल एक लेजर अकाउंट है, तो यहाँ खत्म नहीं हुई। आपको 2020 अप्रैल में इसको ट्रांसफर करके फिर उसके बाद इसको छोड़ना चाहिए क्वेश्चन को। तो यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके और हमने 1,25,000 जो बैलेंसिंग अमाउंट हुआ है 4th ईयर के बिगिनिंग में, क्वेश्चन में सिंस 3 साल का ही बोला, लेकिन 4th ईयर के बिगिनिंग में आपको वो वैल्यू ट्रांसफर करके फिर इसके बाद क्वेश्चन को क्लोज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑन 1 अप्रैल 2009 a company bought a plant and machinery costing rupees 68,000. It is estimated that its working life is 10 years, at the end of which it will fetch 8,000. Additions are made on 1 April 2010 to the value of 40,000, residual value 4,000. More additions are made on October 1st, 2011 to the value of 9,800, breakup value 800, and the working life of both the additional plant and machinery is 20 years. So the plant and machinery account for the first 4 years if depreciation is written off according to the straight line method. ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन इसमें समझें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं या कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन होगा कि पहला तो कैलकुलेशन बेस्ड हो गया, जिसमें आपने स्क्रैप वैल्यू हो या आपके परसेंटेज अप्रोच से आपने उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, पहला क्वेश्चन होगा जिसमें एक सिंगल मशीन खरीदेंगे और सेल नहीं करेंगे। सेकंड होगा कि सिंगल मल्टीपल एसेट्स खरीदेंगे और उसको सेल नहीं करेंगे। थर्ड होगा जो फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सिंगल एसेट हमने परचेज करा उसको हम सेल कर देंगे। फोर्थ कॉन्सेप्ट होगा जो मल्टीपल एसेट्स खरीदेंगे और वो मल्टीपल एसेट्स में से कुछ एसेट्स या पोर्शन को हम सेल कर देंगे। तो मोस्टली ये जो फोर्थ वाली मैं बात बता रहा हूं ये लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हमने जरूर ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले लेवल क्वेश्चन कर लिए और लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम, राइट। तो इसमें भी हमने मल्टीपल का खरीदा, सेल नहीं करा, इसमें मल्टीपल का खरीदा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आपको ये समझ में, ये वर्किंग नोट्स में यहां कर देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आप समझें कि आपके पास 3 मशीन्स हैं, तो यू आर हैविंग अ 3 मशीन्स। तो M1 जो आपने परचेज करा, ये कब परचेज करा आपने? 1 अप्रैल 2009 में आपने खरीदा है, और इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास है वो 68,000 की है और देयर इज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 8,000। So now if I have to calculate the annual depreciation, again I use the same formula, that is original cost of asset minus scrap value upon number of estimated economy life, n for number of estimated economy life. So 68,000 minus 8,000 divided by 10. So it means every year you have to charge the depreciation 6,000 of rupees 6,000. Similarly, addition are made on 1st April 2010. In the next year only, 1st April 2010, we bought another machine. But here the condition is the same formula initially has to be applied, but
there is a little changes. In the pehla question mein, the estimated working life was 10 years, but it is given in the question that whatever addition you made, whatever addition you do after the first machine, for that the working life is 20 years, not 10 years, 20 years. So 40,000 is the value over here, minus 4,000 upon 20. So it means every year you need to charge 1,800 as a depreciation. All right. Again, we bought another machine as on October 1st, 2011. So 1st October 2011 हमने इसमें भी सेम चीज करेंगे. एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए हमें ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर एस्टिमेटेड इकोनॉमी लाइफ. तो 9800 का हमने खरीदा और आफ्टर 20 इयर्स हमारे पास स्क्रैप वैल्यू सिर्फ 800 का बचेगा. लेकिन कब होगा ये? 20 इयर्स के बाद. तो पर ईयर हमें चार्ज कितना करना है डेप्रिसिएशन? 450. लेकिन क्या हम इस ईयर में भी चार्ज कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. व्हाई? बिकॉज एवरी ईयर द बुक्स गॉट क्लोज एज ऑन 31st मार्च. सिंस हमने परचेज करा इसको 1st अक्टूबर 2011 को, तो फॉर 31st मार्च इट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ओनली. ये जो डेप्रिसिएशन हमने पर एनम का निकाला, पूरे साल का निकाला है, तो 6 मंथ के लिए आप करेंगे. तो इस पर्टिकुलर ईयर में from the next year onwards, yes, the 450 is the annual depreciation, but for this year the depreciation would be 225. Working note half question आपका ऐसे ही हो गया. I can say more than half because सारी कैलकुलेशन आपने यहाँ कर ली है, अब आपको बस पुट करना है. तो ये वर्किंग नोट्स आप जरूर लिख लेंगे, और इस वर्किंग नोट्स को लिखने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ. ध्यान रखना है, पहली मशीन 1 अप्रैल 2009 में खरीदी जिसके ऊपर 6000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. दूसरी मशीन हमने नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में 1 अप्रैल 2010 को खरीदी है जिसके ऊपर 1800 का है, और फिर नेक्स्ट मशीन नेक्स्ट ईयर के मिड में 1 अक्टूबर 2011 को खरीदी है जिसकी वैल्यू 9800 की है. तो इसको मैं आपको एक बार सॉल्व करके यहाँ समझाता हूँ. तो आपने वर्किंग नोट्स तो देखा ही है. तो वर्किंग नोट्स के हिसाब से हम देखें तो हमने 2009 में 1 अप्रैल में हमने एक मशीन खरीदी थी 2 बैंक अकाउंट करके. और जब भी आप मशीन एक से ज्यादा खरीदते हैं तो उसका नाम जरूर लिख लें. तो जैसे ये पहला मशीन है तो उसको मैं M1 का नाम दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू जो हमने खरीदी थी वो 68,000 की खरीदी थी. सिंस बुक्स 31st मार्च नेक्स्ट ईयर को क्लोज होगा तो 2010 और 31st मार्च को हम इस पे डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज करते हैं आफ्टर द यूजेस. तो यहाँ हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके, और जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट्स पे कि इसके ऊपर 6000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो हमने यहाँ लिख दिया. फिर नाउ वी हैव टू मेक द बैलेंस ऑफ फॉर दिस. तो यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 68,000 was the value. After deducting 6,000 on account of depreciation, the value comes down to 62,000. All right. ये हमारी वैल्यू 62,000 की आ गई. अब इसके बाद हमने क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात, हमने इसको ट्रांसफर कर लेना है. तो यहाँ हमने 2010 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 62,000 रुपीज हमने यहां लिख लिए. 2010 में ही हमने एक और मशीन, सेकंड मशीन अपनी खरीद ली है. तो यहां हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके, और इसको नाम हम, क्योंकि सेकंड है तो इसको हम M2 बोलते हैं. ये जो M2 खरीदा हमने, ये 40,000 वर्थ का हमने खरीदा है 2011 31 मार्च. तो यहां हम बाय डेप्रिसिएशन
अकाउंट लिख के, डेप्रिसिएशन अकाउंट जब लिखेंगे तो अब हमारे को दोनों मशीन पे चार्ज करना पड़ेगा, M1 पे। तो M1 के ऊपर आपको पता है सिंस वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 6000 जो पहले साल में चार्ज करा वही चार्ज करना है आपको। M2 के ऊपर हमने 1800 जो कैलकुलेट करा वो चार्ज करना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द सेकंड ईयर इज 7800 एंड नाउ वी हैव टू मेक द बैलेंस फॉर द सेम। सो बैलेंस कैरी डाउन करें तो आप देखें M1 का 62,000 की इसकी वैल्यू है और इस पे डेप्रिशिएट हमने कितना करा है 6,000 से, सो द रिमेनिंग वैल्यू कम्स आउट टू बी लाइक 56,000। M2 की हम बात करें तो 40,000 वाज द वैल्यू, डेप्रिशिएशन वाज 1800, सो द वैल्यू कम्स डाउन टू 38,200। तो इसको आप यहां दिखा दें, $94,200। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ईयर के में हमने एक और मशीन खरीद ली है। तो सबसे पहले यहाँ 2011 में 1 अप्रैल को हम इसको ट्रांसफर कर दें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वैल्यू हम यहाँ 94,200 रुपीज दिखा दें। इसी साल में हमने 1 अक्टूबर को 11 में 1 अक्टूबर को हमने तीसरा मशीन अपना खरीद लिया है, जिस मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसको मैं बोलता हूँ M3। इसकी वैल्यू कितनी है 9,800 रुपीज की है। ऑलराइट, तो इसका जब हम 2012 में 2012 में 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करेंगे तो यहाँ आपको पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। हमने पहले साल में एक मशीन के ऊपर चार्ज करा क्योंकि हमारे पास एक ही मशीन थी। सेकेंड ईयर में हमने 2 मशीन पे चार्ज करा। अब हम तीसरे साल में हमारे पास 3 मशीन हैं तो वो चार्ज करेंगे। बेटर क्या होता है जब आप सेपरेटली एक अलग अलग मशीन का सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो जब भी आप सेल करते हो तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होता है, आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट लॉस यहीं से आप देख सकते हो। M1 हो गया। M2 की बात करें तो M2 पे 1800 ही होगा। M3 के लिए मैंने आपसे एक चीज कही थी कि पूरे साल के लिए 450 है, लेकिन सिंस हमने इसको हाफ ऑफ द ईयर में खरीदा है इसलिए हम इस पे 225 ही चार्ज करेंगे, आधा चार्ज करेंगे, 8,025 रुपीज। अब इसको हम बैलेंस कर दें, बैलेंस कर दें तो M1 के ऊपर क्या हो जाएगा, आप देखो यहां में हमने 94,200 में M1 का कितना वैल्यू इंक्लूडेड है 56,000। अब इस साल में हमने 6,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितना होगा 50,000 का। M2 की वैल्यू इसमें कितना इंक्लूडेड है 94,200 में 38,200 का, इस पे डेप्रिसिएशन हमने 1,800 का चार्ज कर दिया तो ये बेसिकली कितना बचेगा 36,400 रुपीज। और ये जो 9800 का है इसको हम 225 से रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,575 रुपीज। अब इसको सम अप कर लीजिए तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो 975 और ये हो गया हमारा 95,975 की वैल्यू आ गई। इसको हम टोटल करने वाले हैं। एक साल का इन्होंने और बोला है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं उसमें डिफरेंस क्या होगा, और तो बाकी सब सेम होगा। मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, 3 इयर्स का बना रहे हैं हम, और 4th ईयर में क्या डिफरेंस होगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वहां 4 इयर्स का क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है। 2012 1 अप्रैल को हमने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ हमने वैल्यू लिख दी है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। अब इसमें 4 इयर्स का पर्पस क्या है ये आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं मैं। जब 4th ईयर में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 के ऊपर तो सेम होगा डेप्रिसिएशन 6,000 रुपए चार्ज करेंगे। M2 के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन सेम होगा 1,800 चार्ज करेंगे, लेकिन जब आप M3 के ऊपर चार्ज करेंगे तो आपको 450 चार्ज करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस, बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर वी बॉट द थर्ड मशीन इन द मिडल ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2011। तो उस टाइम में हम, सिंस हमारी बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही है तो वी आर गोइंग टू यूज नॉट मोर देन 6 मंथ। लेकिन इस साल में सिंस इट इज अवेलेबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड तो इस साल में हम पूरे साल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑन 1 Jan 2006 a limited
A Limited purchased a machine for 2,40,000, spent rupees 10,000 on its erection. On 1st July 2006, an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. On 1st July 2008, the machine purchased on 1st Jan 2006 was sold for 1,43,000, and on the same date, a new machine was purchased at a cost of 2 lakh. हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. ठीक है, तो इसमें बड़ा बहुत सिंपल सी बात आप ये समझें कि ये जो हमारा है इसमें हमने 2 मशीन्स भी लिए हैं और उसमें से एक मशीन को हमने सेल कर दिया है. तो बेसिकली हमारे को थोड़ी सी वर्किंग नोट भी बनानी पड़ेगी और उस वर्किंग नोट में हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन मशीनरी. ठीक है जी. तो अब ये समझें कि कौन सा मशीन आप सेल कर रहे हैं. बहुत सिंपल है, आपने जो 1 जनवरी 2006 को मशीन खरीदी थी, ऑलराइट, और वो 2006 में कितने में खरीदी थी आपने? 240 प्लस 10, 2,50,000 की आपने मशीन खरीदी थी. उसको आपने 1 जुलाई 2008 में 1,43,000 की बेच दी है. तो सबसे पहले आप ये समझो कि इसके लिए हमें बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा. अब पहली बात आती है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, वो हमने समझ लिया था. अब बुक वैल्यू क्या है? तो ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन टिल द लास्ट वर्किंग डे आप माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो you'll come to know about the book value. लॉजिक इज क्वाइट सिंपल. बुक वैल्यू का मतलब होता है आज का प्राइस, कॉस्ट प्राइस. तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसमें से जितने टाइम आपने यूजेस करा है उसकी वैल्यू को डिटोरिएट करने के बाद, डेप्रिशिएट करने के बाद, अमाउंट को रिड्यूस करने के बाद बुक वैल्यू आ गया. नाउ बुक वैल्यू इज सिंपली कंपेयर विद द सेलिंग प्राइस. तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा. एंड वी नो दैट सेलिंग प्राइस, सेल प्रोसीड्स इफ ग्रेटर देन द बुक वैल्यू देन देयर इज अ प्रॉफिट. उल्टा होगा तो लॉस होगा. ऑलराइट, तो इसमें आप देखें कि 1 जैन को आपने खरीदा तो कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन 1 जैन 2006, और ये कॉस्ट कितने की थी आपके पास? 2,50,000 की थी. इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. अब देखना है कि मशीन जो है बुक्स हमारी कब क्लोज हो रही है. तो इसमें बुक्स जो है वो हमारे को कुछ भी मेंशन नहीं है. ठीक है, सेम डेट. तो हमने अभी तक अकाउंटिंग ईयर फॉलो करा, इसको हम कैलेंडर ईयर से ले लेते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि बुक्स जो हमारी क्लोज हो रही है वो 31 दिसंबर को हो रही है. हर साल कब हो रही है? 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है. तो सो दैट कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें आप कैलेंडर ईयर को भी प्रैक्टिस कर सकते हो. तो इस पे जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 5% फॉर 1 ईयर. So 2,50,000 ka 5% will give you how much? 12,500. So after this, the value comes down to 237,500, and this is the value as on 1st Jan 2007. एक साल का और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, तो ये हमारे पास फिर से सिंस वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड तो ये 12,500 ही आ जाएगा. एंड वैल्यू फिर से आ जाएगा कितना? 225 आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. So this is the value as on 1st Jan 2008. अब सिंस इसी साल में हम जुलाई में इसको बेच रहे हैं, राइट? तो 1 जुलाई को बेच रहे हैं. कब बेच रहे हैं? 1 जुलाई को. इसका मतलब आफ्टर द यूजेस ऑफ 6 मंथ आप इसको सेल कर रहे हो. So for the entire year, if depreciation amount was 12,500, so for 6 months it would be half, right? तो half हो जाएगा 6,250 rupees. So after deducting this value, the value comes down to 2,18,750. So this is the value as on 1st July 2008. And this value is called book value. इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं book value, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी depreciation चार्ज नहीं करेंगे. Now it is being compared with the sale proceeds. Now the sale proceeds here is 1,43,000 का. So 2,18,750 is the origin book value, and 1,43,000 is the sale proceed. So you can easily notice here कि your book value is greater than the selling price. तो जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. तो आप यहाँ अब ध्यान से देखें, ये आपका हो जाएगा 5 और 75,750 रुपीज का ये लॉस आ गया. So we have started our journey, calculation journey from with the help of original cost.
charge depreciation for 2.5 years because this machine is available for a period of 2.5 years, and after charging depreciation of 2.5 years, we got to know about the book value, and that book value is being compared with the selling price in order to ascertain the true amount of profit or loss of the business. True amount of actually profit or loss of machine, but yes, it impact your business, so profit and loss of business. तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम दिखा देते हैं, आपको एक सॉल्व करके भी बताते हैं। सिंपल सा एक टेबल ले लेते हैं लेजर का, ठीक है। तो यहाँ आपने ये मशीन खरीद लिया है, तो यहाँ हो गया। और इसके बाद हमने 2006 1 जैन टू बैंक अकाउंट करके आपने एक मशीन खरीद लिया है, और इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज जो है ऐड करके आपको 2,50,000 दिखाया है। इसमें बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे कि जैसे ये 240 का हमने खरीदा और 10,000 स्पेंड करा है, तो उन्होंने 2 बार बैंक लिख दिया है। आई बिलीव एज पर माई नॉलेज इट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब भी हम एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हैं टिल द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, तो उसको हम अलग से नहीं दिखा सकते, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मशीन। तो इसीलिए जब हम परचेज करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट करके इकट्ठे दोनों की वैल्यू हमें एक साथ ही कलेक्टिवली उसकी वैल्यू दिखा देनी चाहिए, ना कि 240 को अलग और 10,000 को अलग हमें दिखाने की जरूरत है। अब इसके ऊपर हमने वर्किंग नोट सारा कर ही लिया है। 2006 31 दिसंबर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके, और हमने इस पे जो चार्ज करा पहले साल में वो 12,500 का कर दिया है। हमने कोई और मशीन जो है वो खरीदी नहीं है। हाँ जी, 2006 में हमने खरीदी है 1 जुलाई को, ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक मशीन और खरीद ली है इसी टाइम में, तो ठीक है। हमने 1 जुलाई को एक एडिशनल मशीन हमने खरीद ली है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 लाख रुपीज की, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंस 2 मशीन आ गई हैं, तो आपको अलग अलग कर लेना चाहिए। जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, M1 इसको ले लीजिए, M2 इसको ले लीजिए, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज की आ गई, और डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा करेक्शन जो है हमें करना चाहिए फिर से, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन हो गया, और M1 के ऊपर आपको पता है 12,500 आपने चार्ज करना है, और M2 के ऊपर जो चार्ज करना है आपको 1 लाख का 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 5% फॉर द एंटायर इज 5,000, हाफ ईयर के लिए 2,500, तो यहाँ हो जाएगा ये 15,000 का टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बोथ द मशीन। अब इसको हम इसी डेट में बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन करके। तो M1 का देखो, M1 की वैल्यू कितनी है? 250, और इसमें से डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन, तो आप देखो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 237,500। M2 की वैल्यू 97,500, टोटल वैल्यू 335। टू 2007 1 जैन को हमने यहाँ 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हमने 2,35,000 यहाँ प्लेस कर दिया। 2007 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके यहाँ M1 के ऊपर हमने 12,500 रखा, लेकिन M2 के ऊपर सिंस हमने पूरे साल यूज करा अब इसको, तो 5,000 हम चार्ज करेंगे। तो टोटल हमने 17,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। फिर हमने यहाँ बाय बैलेंस कैरिड ऑन करके M1 की वैल्यू, अब देखो यहाँ जब हमने ट्रांसफर किया था तो इसमें M1 और M2 के कंबाइंड वैल्यू है, लेकिन M1 की वैल्यू कितनी ट्रांसफर हुई है? 237,500। इसमें से 12,500 का आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू हो जाएगी 2,25,000 की। 97,500 की M2 की वैल्यू ट्रांसफर हुई है, इसमें से 5,000 आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 92,500 की।
ये कंबाइनली आपका 3,17,500 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने बैलेंस कर दिया। अब इसमें जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा उसको मैं यहां दिखा देता हूं। हमारे पास यहाँ एक्चुअली थोड़ा स्पेस कम है। ये कैलकुलेशन आई एम श्योर आप लोगों ने पहले लिख लिया होगा। इसके कंटिन्यूएशन में जो थर्ड ईयर का होगा वो मैं यहां दिखा देता हूं, वहां नहीं तो छोटा छोटा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं उसके कंटिन्यूएशन में कर लेता हूँ। कंटिन्यूएशन कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये बैलेंस जो 317,500 का था, इसको आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, ये कंटिन्यूएशन में यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ 2008 1 जैन को मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसमें मैंने M1 और M2 का कंबाइंड वैल्यू 3,17,500 ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें 2008 1 जुलाई को पहले वाली मशीन जो है उसको हम सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप लोगों ने वर्किंग नोट्स देखा होगा, उसमें हमने 6,250। आप ये समझ लो कि ये जो पूरे साल का हम 12,500 चार्ज करते हैं, सिंस थर्ड ईयर में हम हाफ ईयर के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 6,250 कर दिया। इसको हमने सेल कितने में करा था, बाय बैंक अकाउंट करके। बाय बैंक अकाउंट करके द सेल प्रोसीड्स वाज ऑफ 1,43,000 एंड इसका जो लॉस हुआ था हमारे को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, एंड दिस इज एक्चुअली अ लॉस। तो ये हमारा था 75,750 रुपीज का। इसी डेट में कंपनी ने एक और मशीन हायर एफिशिएंसी की 2 लाख की खरीद ली है। तो मतलब 2008 में 1 जुलाई को कंपनी हैड बॉट अनदर मशीन। तो टू बैंक अकाउंट करके, और कंपनी इसका नाम क्या देती है, M3, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए की है। ऑलराइट, अब 2008 31 दिसंबर को जब हम बुक क्लोज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 मशीन्स हैं। देखा जाए तो 3 मशीन हो गई, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मशीन्स हैं। मशीन 1 को हमने सेल कर दिया है, तो वी हैव ओनली मशीन 2 एंड मशीन 3 विद अस। तो इसमें हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो M2 के ऊपर हमने 5,000 चार्ज कर लिया। M3 के ऊपर हमने 2 लाख रुपीस का है, तो इसका 5% फॉर द एंटायर ईयर बी 10,000, फॉर 6 मंथ के लिए टू बी 5,000। तो ये टोटल 10,000 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया। ये 10,000 हमने चार्ज कर लिया। इसके बाद हमने बैलेंस कर लिया इसी डेट में, बाय बैलेंस कैरीड ऑन। तो M2 की जो वैल्यू है आप समझो, ये जो M2 ये जो वैल्यू टोटल ट्रांसफर हुई 317,500 में, इसमें M2 का कितना ट्रांसफर हुआ है, 92,500। इसमें 5,000 का रिडक्शन है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल सी 87,500। M3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की है, और 2 लाख में से 5,000 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,95,000। अब इसको सम अप कर लीजिए, तो ये वैल्यू टोटल कितना हो जाता है, ये जब कर लोगे सम अप तो ये वैल्यू आपके पास हो गया टोटल 2,82,500 की। हमने दोनों साइड बस कंप्लीट कर लिया, और आपको पता है कि जैसे हम दिखाते हैं, तो यहाँ हमने 2009 1 जैन करके, इवन इफ कि हमारे को 3 साल का ही बोला है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे लेजर का, नॉर्मल लेजर का हम करते हैं वैसे हमें दिखाना है, और ये 2,82,500 ये हमें दिखाना है। ये 282,500 में से 87,000 M2 का है और M3 का 195 रिमेनिंग है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।